हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम दर्पण। अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हो और 17 फरवरी को मैथ का पेपर देने वाले हो तो गलती से भी भूल कर इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर ये वीडियो आपके पास आई है तो यार आप भी 95 प्लस मार्क्स लेने वाले हो अपने एग्जाम में। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मेरे पास है ये मैथ का वायरल पेपर जो कि 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, जिसका कोड देख लो क्या है। और इसका मैंने आपको सेक्शन ए एक बार देख सकते हो आप, जिसका मैंने सेक्शन ए पूरा कंप्लीट करा दिया आपको। इसके बाद मैंने इसका सेक्शन बी भी पूरा कंप्लीट करा दिया आपको। इसके बाद मैंने पूरा का पूरा सेक्शन सी भी कंप्लीट करा दिया है आपको। और आज हम करने वाले हैं इसका सेक्शन डी। आज हम करेंगे इसका सेक्शन डी। तो गलती से भी भूल के वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो देखना है, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन डी पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझ के। चलो करते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है, नंबर 32 से स्टार्ट होता है, 35 तक के क्वेश्चन होते हैं। क्या है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। अब 32 में आप देख पा रहे हो पार्ट ए और पार्ट बी दो चीजें। इसमें क्या बोला है? मीन फाइंड करना है और मोड फाइंड करना है। मीन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो अज्यूम्ड मीन मेथड वाला स्टेप डेविएशन मेथड, और एक होता है डायरेक्ट मेथड। आप तीनों में से किसी भी एक मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मोड के लिए भी फॉर्मूला होता है। मोड के लिए हम क्या करते हैं? मोड के लिए इसमें से सबसे बड़ा नंबर देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा नंबर ही मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा f0। इसके साइड वाली वैल्यू f1 हो जाती है, इधर f2 हो जाती है। और यही मेरा लोअर लिमिट यूज करूंगा मैं, जो इसके सामने बिल्कुल है ना। और दोनों का डिफरेंस, किसी भी दोनों का डिफरेंस देखोगे तो कितना आ रहा है? ये 15 आ जाएगा। तो h की वैल्यू मेरी 15 हो जाती है। और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। और लेकिन अब इसको करेंगे कैसे एग्जैक्टली आप अपने आंसर शीट में कैसे लिखोगे जिससे तुम्हारे ये 5 के 5 नंबर कंफर्म हो जाए, एक भी नंबर तुम्हारा एग्जामिनेशन कट ना कर पाए, एग्जामिनर कट ना कर पाए। तो लिखना कैसे है, चलो शीट में ही बताता हूं आपको मैं। ये हो गई आपकी आंसर शीट। आंसर शीट में सबसे पहले यहां लिखा है क्वेश्चन नंबर 32, और 32 का पार्ट ए में बता रहा हूं। और ऐसे पूरा हमने टेबल बना लिया है, ठीक है, जिसमें क्लास इंटरवल हो गया। क्लास इंटरवल के बाद दोनों को ऐड करने के बाद, जैसे ये होता है ना अपना लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो लोअर प्लस अपर को ऐड किया और 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा xi आ जाता है। तो इसी तरह xi निकाल लिया, fi ऑलरेडी दिया हुआ था। इसमें मैंने अज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व किया है। आप चाहो तो डायरेक्ट मेथड से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि सर क्या इसी से करना है, नहीं, जब तक क्वेश्चन में ये बोला ना जाए कि आप स्टेप डेविएशन करो, अज्यूम मीन करो, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो ये मीन का फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला लिखा है, वैल्यू पुट की है, और ये फाइनल इसका आंसर आ गया। अब रही बात मोड के लिए, तो मोड के लिए देखो मैंने क्या बोला, सबसे बड़ा हम देखते हैं इस टेबल में, सबसे बड़ी चीज देखेंगे। तो सबसे जब मैंने बड़ा देखा तो इसमें एफ आई में देखते हैं 15 आ गया। तो F0 मेरा क्या हो जाएगा? F0 15 हो जाएगा। इसके बाद मैंने सारी ये वैल्यू फाइंड कर ली, और फाइंड करने के बाद देखो यहां मैंने पुट करके सब कुछ सॉल्व कर लिया है, और ये हो गया अपना फाइनल आंसर। बिल्कुल ऐसे ही देखो। अब तुम सोच रहे हो कि सर इसको नेक्स्ट पेज पे भी तो आप कर सकते थे, आपने नेक्स्ट पेज पे क्यों नहीं किया? तो नेक्स्ट पेज पे ना करने का बच्चे रीजन ये है कि आपको पूरा ट्राई करना है, पूरी कोशिश करना है कि एक क्वेश्चन एक पेपर पे ही करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दूसरे पेज पे ना जाए। तो मीन को यहां फाइंड कर लिया है और मीडियन को मैंने यहां फाइंड कर लिया है। आगे बात समझ में क्लियर है ना? ठीक है, बिल्कुल। तो यहां मैंने इसे पूरा सॉल्व कर लिया, और ऐसे लिखना। और आप देख सकते हो कि मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन का यूज किया है, ब्लैक का इसे लिखने के लिए और यहां भी लिखने के लिए मैंने ब्लैक पेन का यूज नहीं किया है, क्योंकि सीबीएसई आपको ब्लैक पेन का यूज करने के लिए अलाउ नहीं करती है। आपको या तो बॉल पेन, ब्लू में बॉल पेन या ब्लू का जेल पेन ही यूज करना है। आई बात समझ में? अब इसका देखते हैं पार्ट बी। पार्ट ए तो देख लिया आपने, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप देख के। और अब देखते हैं हम इसका पार्ट बी क्या है। अच्छा, यहां ध्यान देना, जो मैंने बताया था आपको, इसको सबसे बड़ा नंबर देखेंगे और ये अपना F1 होता है, कंफ्यूज मत होना। और एक कम करूंगा तो ये हो गया F0, और एक प्लस करूंगा तो ये हो गया F2।
आई बात समझ में? ऐसे ही सीट में भी एक बार देख लेना। अब सीट में यहाँ देखना, जैसे सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन है? 15 है, तो 15 मेरा क्या हो गया? F1। ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई? F0। नीचे क्या हो जाएगा? F2। यही सारा डेटा मैंने यहाँ भी लिखा है, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। आई बात समझ में? चलो करते हैं इसका पार्ट बी। आप देख पा रहे हो पार्ट बी में एक टेबल दिया हुआ है, और टेबल के बाद आपको क्या निकालना है? मोड निकालना है और मीडियन निकालना है। मोड के लिए तो मैंने अभी बताया कि इन सब में बड़ा नंबर देख लो। बड़ा नंबर क्या होता है? अपना F1 हो जाए। एक कम करूंगा तो F0, एक इधर बढ़ा दूंगा, ये क्या हो जाएगा मेरा? F2 हो गया। और मोड का फॉर्मूला लिखने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि L प्लस ऊपर लिखो 10 और नीचे लिखो 102। इसका मतलब क्या है? तो F1 माइनस F0 अपॉन में देखो F1 माइनस F0 माइनस F2, और यहाँ लगाओ 2 और H के साथ क्या करो? इसे क्लोज करो। तो ये अपना मोड का फॉर्मूला रेडी हो जाता है। आगे बात समझ में? तो अब ऐसे हमें मोड निकाल लेना और मीडियन निकाल लेना और अपने 5 नंबर पूरे कंफर्म कर लेना है इसके लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करके जाना और इसे करके ही जाना है आपको। आगे बात समझ? अब सीट में बताता हूं कि मीडियन कैसे फाइंड करोगे। तो मीडियन के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम n/2 निकाल लेते हैं, है ना। n/2 निकालने के बाद देखते हैं कि वो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आता है। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना लोअर क्लास अपर क्लास लेते हैं। अब तुम बोलोगे सर कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो बेटा देखो, एक नंबर हम लिखते हैं, उसमें अगला नंबर ऐड करते हैं, फिर उसमें नेक्स्ट वाला ऐड करते हैं। सीट में बताता हूँ एग्जैक्टली कैसे करना है आपको। देखो, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है? 32 का पार्ट बी में क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी हो गई। अब कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर आप यहाँ ध्यान दो, तो 7 को 7 लिखा है मैंने, यहाँ कर लिया है, इसमें प्लस किया है, इसमें अगले में प्लस किया है, फिर 38 इसमें प्लस किया है, नेक्स्ट नंबर इसमें प्लस किया जाए, और टोटल कितना आ गया? 80। अगर आप इन सबका भी प्लस करोगे ना बच्चे, इन सबका भी प्लस करोगे तो ये 80 ही आएगा, लास्ट वाला नंबर। तो ठीक है, तो आप देख पा रहे हो 80 के बाद मैंने n/2 निकाला है, मतलब 80 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो 40 आता है। 40। अब इस 40 से ही पता लगता है कि कौन सी कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करनी है। अगर यहां से मैं देखना शुरू करूं तो 40 किस में आएगा? ये तो 38 तक ही है, ये 60 तक है, मतलब ये वाला कॉलम मुझे यूज करना पड़ेगा। और ठीक इसके ऊपर वाला अपना कौन होता है? CF होता है। तो CF क्या हो गया? 38 यहां लिख लिया। H का मतलब क्लास इंटरवल 5, 15 कितना हो गया? 10 हो गया। F कितना हो जाएगा? F तो यही वाला यूज करेंगे, ठीक है। F ये हो गया। लोअर लिमिट ये हो गया 35 लिख लिया मैंने, ठीक है। F की वैल्यू 22 लिख लिया बच्चे, ठीक है। L की वैल्यू ये लिखा है ना, मॉडल ऑफ क्लास में ये यूज कर रहा हूं, तो L की वैल्यू हो गई 35। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या था? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF और अपॉन में F मल्टीप्लाई H, और यहाँ इसकी वैल्यू रखी और सॉल्व कर लिए। सॉल्यूशन में देखो L की वैल्यू रख ली है, n/2 की वैल्यू 40, CF की वैल्यू 38, और इस H की वैल्यू को मैंने यहाँ रख लिया है, और ये टोटल अपॉन में इस तरीके से डिवाइड में 22 से, 22 मतलब F की वैल्यू, और जब फाइनली सॉल्व किया है तो 35.91 आंसर आ गया। ओके, और बिल्कुल इसके सामने ही मैंने मोड को सॉल्व किया है, ठीक है। मोड का मॉडल ऑफ क्लास क्या है? 35 से 45। अब एक चीज याद रखना है कि जो मेरे पास मीडियन ऑफ क्लास आया है 35 से 45, आंसर इन्हीं के बीच में कुछ आएगा, 35 से कम नहीं हो सकता और 45 से ज्यादा नहीं हो सकता। आई बात? जैसे मॉडल ऑफ क्लास क्या है मेरा? 35 से 45। मैंने बोला था ना, सबसे बड़ा देख लोगे इसमें और बड़ा देख के आप सॉल्व कर लोगे। तो ऐसे ही L की वैल्यू आ गई, F1 फाइंड हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया, और H की वैल्यू फॉर्मूला लिखा है। और मॉडल ऑफ क्लास क्या है? 35 से 45, मतलब आंसर ना 35 से छोटा हो सकता है ना 45 से बड़ा हो सकता है। वैल्यू पुट करूंगा, कंप्लीट सॉल्व करूंगा तो 36.25 आंसर आता है। एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और आप इसे सॉल्व करके जरूर देखोगे और एग्जाम में ये करके जाओगे। आगे बात समझ में? और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं बेटा हम। अ स्टैचू 3 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जो कितना है? 3 मीटर लंबा है। स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, जो कहाँ है? पेडेस्टल के ऊपर है। तो फिगर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला ये मेरा पेडेस्टल है, ठीक है। यहाँ तक मैंने कर लिया कि ये मेरा पेडेस्टल है, और इसके ऊपर 3 मीटर का, ये हो गया 3 मीटर, यहां से लेके यहां तक 3 मीटर का क्या है? स्टैचू है।
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ एक पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन स्टेचू के कहाँ बनता 60 बनता है, स्टेचू के साथ, ग्राउंड के साथ, ये ग्राउंड आ गया, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, तो ग्राउंड के साथ ये एंगल बनाता है 60 का, स्टैचू स्टैचू ग्राउंड के साथ 60 का एंगल बनाता है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, तो पेडेस्टल का टॉप पॉइंट ये है, और यहां से ये भी एंगल बनाता है बिल्कुल वहीं उसी पॉइंट पे, ये कितना है, ये कितना है 30 का, ये हो गया 30 का। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, अब इसकी हाइट हमें पूछ रहा है, तो इसे मैं क्या कर लेता हूं, एच कर लेता हूं, ये हाइट मुझसे पूछ रहा है कि ये हाइट आप बताओ कितना होगा, तो इसे मैं नाम दे दूंगा, सबसे पहले ये ए है, ये बी है, और ये हो गया आपका सी, और इसे कर लो आप डी। एक बार पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में सॉल्व करूंगा मैं, एक बार बड़े वाले ट्रायंगल में सॉल्व करूंगा 10 लगा के, ठीक है, और एक बार ऐसे ये वाले ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में सॉल्व करूंगा मैं। आई बात समझ में, क्या करना है, फिगर आ गया समझ में। अब एग्जैक्टली करोगे कैसे आप देखो, शीट में बताता हूं। देखो, जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी उस इंफॉर्मेशन को मैंने एज इट इज लिख लिया है, उसके बाद बेटा ये फिगर बना लिया है, फिगर जैसा था, ठीक है। ये आपका हो गया स्टैचू, और ये हो गया पेडेस्टल, इसकी हाइट पता करनी है, और टोटल एंगल कितने का, ये 60 का है। और सिर्फ छोटे वाले ट्रायंगल में देखोगे आप, जैसे इसको, ये छोटा वाला ट्रायंगल है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसकी हाइट h है, और ये हमें पता करना है, और एंगल है 30 का। तो अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल डी ए बी। देखो डी ए बी, छोटे वाले में बात कर रहा हूं, एंगल कितने का है 30 का है, तो एक नॉन साइड लेना है और एक अननोन साइड लेना है। अगर मैं 10 लेता हूं तो 10 क्या होता है, p अपॉन बी होता है, तो p की वैल्यू क्या है h, और b की वैल्यू क्या है, इसे आप x कर लो, ये हो गया b की वैल्यू x, तो 10 हो गया 10 30 इज इक्वल टू h अपॉन x, h अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो x की वैल्यू आई है h मल्टीप्लाई अंडर रूट में 3, इसको यहीं तक छोड़ दिया मैंने। आप भी ऐसे ही करना, बिल्कुल यहीं तक छोड़ देना। आगे मैं बड़ा वाला ट्रायंगल लूंगा, बड़ा वाला ट्रायंगल देखो क्या है, डी ए सी से एंगल कितने का है, इसमें 60 का है, लेकिन हाइट कितनी हो जाएगी, ये टोटल हाइट आएगी, इस बात का ध्यान रखना, टोटल हाइट है। छोटे वाले ट्रायंगल में सिर्फ ये हाइट थी, पर बड़े वाले ट्रायंगल में ये पूरी हाइट है, तो पूरी हाइट क्या है h+3, तो यहां लिखा है मैंने 10 h+3 पूरी हाइट, p हो गया, और बेस की वैल्यू क्या है, ये x है, तो यहाँ x लिखा है। 1060 की वैल्यू होती है √3/1, h+3 x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x का मल्टीप्लाई √3 के साथ हुआ है, और h+3। अब यहाँ मैंने क्या किया है, इसको इक्वेशन 2 कर दिया है, और ये जो x की वैल्यू है ना, इसको इक्वेशन 2 में पुट किया है, इस इक्वेशन में यहाँ लिखा भी है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। पुट करते ही मुझे देखो अंडर रूट, यहाँ पुट किया है मैंने x की वैल्यू, तो x की वैल्यू h √3 थी, और √3 का √3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया, और ये h, इसको यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो 2h हो जाएगा। देखो 2h इज इक्वल टू 3, तो h की वैल्यू हो गई 1.5 मीटर, तो ये मुझे मिल गया 1.5 मीटर। इसकी डिस्टेंस भी निकालनी है कि आखिर कितने डिस्टेंस पे है ये, तो h की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा, ठीक है, इक्वेशन 1 में, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 2.6, और जो डेटा मुझे मिला हुआ है वही मैंने लिखा है कि द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 1.5 मीटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, जहां से ये देखा जा रहा है इसके बीच का डिस्टेंस ये क्या है 2.6 मीटर। आ गया पूरा ये समझ में कैसे किया है, ओके आ गया ना। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से सॉल्व करना है। तो ये एक इक्वेशन दी हुई है और ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको ग्राफ से सॉल्व करना है। अब ग्राफ से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इस इक्वेशन के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए और इस इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। अब कोऑर्डिनेट निकालते कैसे हैं आ जाओ आपको समझाता हूं, उसके बाद बताऊंगा एग्जैक्टली सॉल्व कैसे करोगे सीट में। सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट निकालना बताता हूं मैं। तो देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख लिया मैंने 3x माइनस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ट्रांसफर करता हूं 3 को इधर, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू माइनस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 4 है, ट्रांसफर करूंगा तो प्लस का 4y हो जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सही से लिखता हूं मैं, 3x इज इक्वल टू 4y को पहले लिखता हूं और माइनस 3 को बाद में। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 मल्टीप्लाई का ट्रांसफर होकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 4y माइनस 3 अपॉन में 3 हो जाएगा।
अब यहीं मैं क्या करूंगा, एक्स वाई की वैल्यू पुट करूंगा और एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड हो जाएगी। एक पार्ट करके दिखाता हूं मैं कि आप कैसे करोगे। देखो, पहली चीज तो ट्राई करना है कि कभी भी आंसर आपका पॉइंट में ना आए। जैसे ये 3 से डिवाइड करना है ना, तो मैं पूरा ट्राई करूंगा कि ऊपर की जो न्यूमरेटर की वैल्यू है ना, ये 3 का मल्टीपल आए, जिससे मेरा ग्राफ अच्छा बन पाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा, तो दिक्कतें कम होती हैं। मैंने बहुत बार देखा है। तो यहां देखो, अगर मैं y की वैल्यू 0 रख दूं, एक बार के लिए सोचो, y की वैल्यू 0 रख दूं तो क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू, कब, जब y की वैल्यू में 0 रखता हूं, तो आप बोलोगे सर ऊपर वाला ये पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि y का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा, 0 हो जाएगा। तो आया -3/3, और इसे डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई -1, x की वैल्यू आ गई -1। तो ये एक बार मिल गया, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए दूसरी बार निकाल लेंगे, कम से कम 3 फाइंड करना ही करना है। एक बार देखो वापस से, अब x इज इक्वल टू, y की वैल्यू एक बार में 3 कर लेता हूं, 2 रखूंगा तो क्या होगा, देखो 1 रखा तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और 4 में से 3 माइनस करूंगा तो 1 आ जाएगा, और फिर डिवाइड करने में आंसर पॉइंट में हो जाएगा, ग्राफ में बहुत छोटा छोटा दिखेगा। अगर 2 रखता हूं तो 4 2 जा 8, और 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, तो 5/3 आंसर फिर से पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट में कोशिश करना है कि ना जाए। तो अब अगर 3 रखता हूं मैं, तो 4 3, y की वैल्यू मैंने कितनी रखी है, 3 रखी है, ध्यान देना, ठीक है। -3/3, तो x इज इक्वल टू 4 3 जा 12 हो गया, -3 हो गया, और ये हो गया 3। x की वैल्यू 12 में से 3 गया तो 9 बचा, और ये हो गया 3। डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू 3 आई है, कब, जब y की वैल्यू भी मैंने 3 रखा है। तो ये एक और कोऑर्डिनेट मिल गया, है ना, ये एक और कोऑर्डिनेट मिल गया। तो ऐसे ही हम सारे कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे, एक एक करके सॉल्व करके। ऐसे ही ये जो इक्वेशन है इसे भी ट्रांसफर करोगे आप, देखो -2x इज इक्वल टू 9 - 5y हो गया। ओके, अब ये माइनस है, माइनस इधर नहीं होना चाहिए, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं माइनस का, तो 2x, ये हो गया माइनस का, और ये हो जाएगा +5y। थोड़ा इसे सही करके लिख लेता हूं, ये हो गया 5y - 9, और x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो x इज इक्वल टू 5y - 9 अपॉन में क्या हो गया 2। अब यहाँ भी y की वैल्यू पुट करते जाऊंगा और x की वैल्यू में फाइंड कर लूंगा, तो ऐसे कोऑर्डिनेट सारे मुझे मिल जाएंगे। आ गया ये समझ में। अब एग्जैक्टली बताता हूं, देखो शीट में कैसे करोगे। देखो जो मैंने आपको बताया 34 में इक्वेशन जो चेंज की थी, उसके बाद जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी है तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3 रखी है तो x की वैल्यू 3, इस इक्वेशन में रख रहा हूं बच्चे मैं, ठीक है। y की वैल्यू 6 रखी है तो x की वैल्यू 7, सेम इस इक्वेशन में y की वैल्यू 3 रखी मैंने तो x की वैल्यू भी 3 आ गई। जब y की वैल्यू 5 रखी तो x की वैल्यू भी 8 आ गई। इस इक्वेशन में सॉल्व किया, अभी सॉल्व करके बताया ना मैंने। और जब y की वैल्यू 7 रखी है तो x की वैल्यू 13 आ गई। घबराना नहीं, अगर आप देख सकते हो तो सिर्फ एक मुझे माइनस मिला है और कोई भी मेरा पॉइंट में नहीं है, सारे के सारे पॉजिटिव साइड है। तो ग्राफ बनाना बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद जब कोऑर्डिनेट्स पता लग गए तो ये बनाओ ग्राफ इस तरीके से, देखो ये बन गया मेरा ग्राफ। और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मैंने बोला कि 3,3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पहली लाइन का इक्वेशन लिख दिया, दूसरी लाइन का इक्वेशन लिख दिया, और फाइनली यहाँ लिखा गेटिंग सॉल्यूशन। x की वैल्यू क्या है, 3 है, y की वैल्यू भी 3 है, और ये 3,3, ये हो गया फुल सॉल्यूशन। और ये हो गया अपने 5 मार्क्स पक्के। भले एक पेज लग जाए इस पे, लेकिन पूरे एक पेज पे ही करना है, बड़ा सा ग्राफ बनाना है अच्छे से, और कोई भी दूसरे पेन का यूज नहीं करना है। और ये जो इक्वेशन है और ये कोऑर्डिनेट लिखना बहुत जरूरी है, कहाँ इंटरसेक्ट किया है। आगे बात समझ, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है। चलो, और एक चीज हाँ मैं आपको बता दूं, वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। कहते हैं ना, वो कर भला तो हो भला। अगर आप चाहते हो कि आपके 95 प्लस आ जाएं, आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी की मदद करते हो तो आपकी खुद ब खुद मदद हो जाती है, ठीक है। वो कहते हैं ना, कर नेकी तो हो नेकी। तो आप शेयर कर दो इस वीडियो को, ताकि दूसरे बच्चे को भी इसका फायदा हो पाए, ठीक है। दूसरे बच्चे भी इसका, अपने दोस्त, आपके जो दोस्त हो, आप जहां पढ़ते हो, उनको भी शेयर कर दिया करो इस वीडियो को, जितनी भी वीडियो आप देखते हो, ताकि उनका भी कुछ फायदा हो जाएगा, ठीक है। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 मेरा पार्ट ए दिया हुआ है और पार्ट बी दिया हुआ है। जरा ध्यान से देखोगे इसको,
इन अ लाइन drawn parallel to one side of a triangle intersect the other side distinct point, then the proof that the two sides are divided in same ratio. ये क्या है पता है? ये पूरा ये पूरी की पूरी चीज बीपीटी है, और बीपीटी आपके लिए वीवीआईपी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बीपीटी में करते क्या हो, एक लाइन में समझाता हूं आपको और फिर ले चलता हूं। देखो, सबसे पहले तो इस तरीके से आपको एक फिगर बना लेना है। ये फिगर हो गया, इसका नाम दे दो ए बी सी। दूसरी लाइन हो गया, आप बोलो डी ई, तो ये डी ई पैरेलल है बीसी के, इतना हो गया। इसके बाद यहां से ये एक लाइन लगाओ, ये लाइन लगाओ, और वापस से इधर से इसको जोड़ो और ये ऐसे जोड़ो। ठीक है, इतना जोड़ने के बाद अब करना क्या है, ऊपर वाला ट्रायंगल देखो, एक अपना लेफ्ट साइड है और एक अपना राइट साइड है। इस बात का ही तो ध्यान रखना है। लेफ्ट साइड में क्या है, ए डी ई ले रहा हूं मैं, ट्रायंगल ट्रायंगल ए डी ई। एडीई में अगर मुझे इसका एरिया निकालना पड़े, एडीई का एरिया अगर निकालना पड़े मुझे, तो आप बोलोगे यहाँ एंगल 90 का होता है। जैसे ये ट्रायंगल है, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो आप बोलोगे सर हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाइट होती क्या है, जहां एंगल ये 90 वाला बन रहा है वही हाइट होती है, और ये अपनी बेस हो जाएगी। और इसी फिगर को कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है, कुछ ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये लाइन 90 का है, तो ये क्या हो जाएगा अपनी ये बेस हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो इसका एरिया निकाल लिया मैंने हाफ बेस इंटू हाइट से, तो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई। इसको नाम दे दो आप एम और एन। तो आप बोलोगे हाफ बेस क्या है, बेस है डी ए, और हाइट क्या है एम एन। इतना हो गया। इसके बाद ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखो जो इस साइड में है, बीडीई का भी एरिया निकाल लोगे। अब जब बीडीई का एरिया निकालोगे तो आप बोलोगे सर ये भी हो जाएगा इन ट्रायंगल बीडीई। बीडीई में क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो जाएगा डीबी हो जाएगा, डीबी। हाइट क्या हो जाएगा, हाइट देखो पैरेलल है तो ये चीज सेम होगी, ये दोनों में आएगी। कौन है, ये वाली हाइट, ये एम ई हो रही है ना, एम ई, यहाँ भी ई लिखना था, एम ई, ये एम ई, तो यहाँ भी लिखा एम ई। अब ये इसको करूंगा मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और दोनों को कर लूंगा मैं इस तरीके से डिवाइड। डिवाइड करते ये कट जाता है, ये पार्ट कट जाएगा, ये सेम है कट जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिलता है डी ए बोलो या ए डी बोलो, तो डी ए बोलो या ए डी बोलो, डी ए, चलो ए डी लिख लेते हैं, ए से डी तक। तो ये हो गया ए डी अपॉन ए डी बचा है और डी बी बचा है, डी बी बचा है। आगे बात समझ में। ठीक ऐसे ही अब इस साइड से ए ई डी लूंगा, ए ई डी, वापस से एरिया निकलूंगा ए ई डी का। तो अब देख पा रहे हो ये बेस है मेरा ए ई है, हाफ बेस क्या है मेरा ए ई, और अपॉन में ए ई अपॉन में हाइट क्या है डी एन, यहाँ लिखूंगा डी एन। दूसरा क्या है, ये वाला ट्रायंगल यूज कर रहा हूं मैं, ये वाला, इसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है ईसी, ईसी हाइट क्या हो जाएगा, इसमें भी dn हो जाएगा मल्टीप्लाई में dn, और दोनों को अलग अलग डिवाइड करूंगा। ये एक लाइन में सारा कुछ समझा रहा हूं आपको मैं, ये अलग अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो dn से dn गया, हाफ से हाफ गया, ए अपॉन ईसी बचा, ए अपॉन ईसी बचा। अब इन्हीं दोनों को मुझे इक्वल बोलना है। अगर मैंने इन दोनों को इक्वल बोल दिया तो ये काम हो गया, पर इक्वल कैसे बोल पाऊंगा मैं, तो आप देख सकते हो कि ये जो ट्रायंगल था बी डी ई, ये जो ट्रायंगल है बी डी ई, ध्यान दो, ये जो ट्रायंगल है बी डी ई, ये जो ट्रायंगल है बी डी, और दूसरा ट्रायंगल है सीई डी, सीई डी, इन दोनों का ये जो बेस कॉमन है। ठीक है, बेस क्या है कॉमन है। अगर कोई दो ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल का बेस कॉमन है, बेस कॉमन है जहां से वो निकल रहे हैं, तो दोनों का एरिया भी क्या होता है, इन दोनों का एरिया भी बराबर होगा। तो एक लाइन में लिखूंगा मैं कि ट्रायंगल BDE का एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, CED होगा, दोनों का एरिया क्या होगा बराबर होगा, और बराबर होते ही मैं क्या बोल दूंगा AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया पूरा बीपीटी कंप्लीट। अब देखो सीट में आप इसे कैसे करोगे तो उसको भी बता देता हूं मैं आपको। देखो यहाँ लिखा मैंने 35 का ए, और जो भी डेटा दिया हुआ था जैसे ट्रायंगल ABC ये हो गया, इसमें
डी पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल है। फिर ये हमें प्रूफ करना है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ये लाइन और ये लाइन कंस्ट्रक्शन में इसको लिख देना है जो ऐड किया है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बताया था मैंने, बीडी निकल लिया, एडी अपॉन बीडी निकल गया। फिर दूसरी साइड से लिया है मैंने, ये वाली साइड से लिया है, अब इसमें ये निकल गया है। अब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने बोला था ना, ये वाला पार्ट इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि सेम बेस से है। उसके बाद जब सेम बेस से है तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। इतना आसान है बीपी, और मिल जाते हैं आपको पूरे के पूरे 5 नंबर। क्या मिल जाते हैं पूरे आपको 5 नंबर बीपीटी से, ये देख लो, इतना इजी है बीपीटी। बीपीटी को आप हवा बना के रखते हो, ठीक है। अगर अलग से इसकी बीपीटी की वीडियो चाहिए और कन्वर्स ऑफ बीपीटी की, तो मुझे जरूर से बता देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका करते हैं हम पार्ट बी। पार्ट बी देखते हैं। इट इज गिवन दैट साइड ए बी एंड ए सी मीडियन ए डी, ठीक है, कि ए बी ए सी क्या है एंड ए डी, ये तीनों के तीनों मीडियन है किसके, ट्रायंगल एबीसी में, आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल साइड पीक्यू, जो कि प्रोपोर्शनल है किसके, पीक्यू के, पीआर के, पीएम के, और अनदर ट्रायंगल पीक्यूआर। तो इसके बाद शो करना है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल पीक्यूआर के। चलो देखो कैसे करोगे इसको। तो देखो मैंने क्या कर लिया है, इसमें 35 का बी लिख लिया है। जैसा ट्रायंगल बोला था ए बी सी एक बना लिया, और एक बना लिया पी क्यू आर। ये ट्रायंगल को इसके हमें सिमिलर करना है, ठीक है। अब यहां मैंने ये जो लाइन अलग से बनाई हुई है, इसमें मैंने लिख दिया एक्सटेंड एडी टू ई, एडी को ई तक बढ़ा दिया है मैंने, एंड पीएम टू एन, और पीएम को एन तक बढ़ा दिया है। उसके बाद एडी इक्वल टू डीई है, मतलब एडी जो है वो डीई के बराबर है, ये लाइन बराबर है। ऐसे ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर हो जाएगा, ये भी मैंने लिख दिया है। अब इतना होते ही आप देख सकते हो कि डी ए बी जो है, डी ए बी ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, किसके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो डीई सी किसके, डी सी, मतलब ये वाला ट्रायंगल इसके क्या हो गया, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो गया। इतना होते ही कौन से रूल से, तो आप बोलोगे साइड एंगल साइड। अब साइड एंगल साइड कैसे हो गया, तो देखो ये चीज इसके बराबर हो गई, ठीक है, और ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, और ये बिल्कुल बीच में आ रहा है तो ये चीज के बराबर हो जाता है। साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड, ये हो गया। इतना होते ही सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी बोलूंगा कि ये वाला पार्ट इस ट्रायंगल के भी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के भी क्या हो गया, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके अकॉर्डिंग सीपी सीटी से मैं बोल सकता हूँ ना, ए बी इज इक्वल टू सीई। ये जो ए बी है, ए बी जो है वो सीई के बराबर है, सीई देखो सीई के बराबर हो जाएगा, ये लाइन इसके बराबर हो जाएगा सीई के। ए बी जो है सीई के बराबर कॉन्ग्रुएंट है, तो ये पार्ट तो बराबर होना ही होना है। ऐसे ही इस वाले में देखोगे तो आप पी क्यू बराबर हो जाएगा पी क्यू, ठीक है, पी क्यू बराबर हो जाएगा एन आर के। यहां दो बार आर लिख दिया है मैंने, इसको करेक्ट करते हैं हम। तो पी क्यू ये लाइन बराबर हो जाएगी इसके, मतलब ये दोनों भी क्या हो गए आपस में बराबर होगा। अब जब ये दोनों बराबर हो गए तो मैं लिख सकता हूं बीपीटी के अकॉर्डिंग ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा किसके, एडी अपॉन पी एम। सॉरी दिख नहीं रहा होगा आपको, है ना, यहां देखो, तो मैं लिख सकता हूं यहां ए बी अपॉन पी क्यू, बीपीटी के सिमिलरिटी वाले रूल के अकॉर्डिंग ए बी अपॉन पी क्यू, यही मैंने लिखा है यहाँ, ए बी अपॉन पी क्यू। यहां लिखा है एडी अपॉन क्या आएगा, पी एम आ जाएगा। फिर तीसरा ए सी, ये जो ए सी अपॉन पी आर हो गया, मतलब सारी साइडों का रेशियो एक दूसरे के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब बीच वाली साइड का मैंने क्या ले लिया है, बिल्कुल ऐसे ही हाफ पार्ट ले लिया है बीच वाली पार्ट का। अगर हाफ ले लूंगा मैं तो क्या मिल जाएगा मुझे, सी अपॉन एन आर मिल जाएगा, और ए अपॉन पी एन मिल जाएगा, और ए सी अपॉन पी आर मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल अपना है, ट्रायंगल कौन, सी ए ई सिमिलर हो जाएगा आर पी एन के। कौन से रूल से, तो साइड वाले रूल से। अब ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो इसमें ये जो एंगल 1 है, ये जो एंगल 1 मैंने बोला है, ये एंगल 1 इक्वल होता है एंगल 2 के, और एंगल 3 इक्वल होता है एंगल 4 के, क्योंकि दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो यहां मैंने लिखा है कि इसके अकॉर्डिंग एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। अगर सबको ऐड करूं मैं एंगल 1 और एंगल 3 को, तो ये एंगल 2 और 4 के बराबर होगा। इसका मतलब एंगल ए एंगल पी बराबर होगा,
मतलब सबको ऐड किया तो ये जो एंगल ए है ये एंगल पी के बराबर हो गया। अब आप बोलोगे ये साइड इसके बराबर थी, ये वाली साइड इसके बराबर थी और ये एंगल बराबर हो गया, तो आप बोलोगे सर साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये सिमिलर हो गया। तो यहाँ मैंने लिखा है कि साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग, देखो साइड एंगल साइड, ये है ना अपना साइड एंगल साइड के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, सिमिलर अपना प्रूफ हो गया। आया सारा पार्ट समझ में? एक बार देख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक आप जरूर कर देना, और हाँ वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।